स्टेनिस्लावस्की ने अपनी इस पुस्तक में एक काल्पनिक विन्यास का प्रयोग किया है। अध्यापक अथवा प्रशिक्षक को उन्होंने तोत्स्रो की संज्ञा दी है। ये संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं वरन सामान्य संज्ञा है। इस संज्ञा की व्युत्पत्ति तुवोर्चेस्त्व से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है रचना। उसी से बना शब्द तुवोर्तस्व, जिसका अर्थ होता है रचनाकार, इसे ही तोत्स्रो का रूप दे दिया गया है। तोत्स्रो का प्रधान शिष्य है कोस्त्या, जिसने आत्मकथात्मक रूप में दिन प्रतिदिन की कक्षाओं का विवरण लिखे हैं। तोत्स्रो की भूमिका में उन्होंने स्वयं को प्रस्तुत किया है। कोस्त्या के रूप में तो वो स्पष्टतः स्वयं ही हैं। ये उनके घर का नाम था। अन्य सहपाठी पाल, वन्या, ग्रीषा आदि हैं। इन सभी को उन्होंने यथासंभव अलग अलग चरित्रगत विशेषताएं प्रदान की हैं। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक होगा कि आखिर रंग कर्म की इस सैद्धांतिक विवेचना के लिए उन्होंने ये कथात्मक विन्यास क्यों ग्रहण किया। इस विन्यास ने एक तो वैचारिक विवरण को रोचक बना दिया है, दूसरे उन्होंने स्थान स्थान पर प्रसंगानुकूल अपने समकालीन कलाकारों एवं रंगमनीषियों की जिन कमियों और कमजोरियों की ओर संकेत किया है, वो अगर अपने नाम से किया होता तो अनेक झंझट खड़े हो गए होते। काल्पनिक विन्यास ने उन्हें उन झगड़ों से बचा लिया है। स्टेनिस्लावस्की ने अपने इस ग्रंथ में अभिनय को एक रचनात्मक कला मानकर उसकी विवेचना की है। अभिनय के प्रशिक्षण संस्थान के एक आदर्श रूप की कल्पना उन्होंने कालांतर में प्रकाशित अपने एक अन्य ग्रंथ प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ क्रिएटिव आर्ट में प्रस्तुत की थी। मूलतः तो वो ग्रंथ संगीत रूपक के कलाकारों को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए लिखा गया था, लेकिन उसका बहुत बड़ा अंश सामान्य नाटकों के प्रस्तुताओं के लिए भी उपयोगी है। उन्होंने लिखा है कि अध्यापक या प्रशिक्षण को, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, और रंग प्रदर्शन के विविध स्वरूपों को चाहे उसने कितना भी अभ्यास क्यों न कर रखा हो, चाहे वो रंगकर्मी वयोवृद्ध क्यों न हो, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो कोई बहुत बड़ा अथवा महामहिम व्यक्ति है। उसे छात्र अभिनेताओं को अपना मित्र, अपना बंधु, अपना आत्मीय समझना चाहिए। उसके विचार एवं आचार में सहज सामंजस्य होना चाहिए। ये जरूरी है कि वो अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो। उसके छात्र अभिनेताओं को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति आदेशात्मक रूप से उनसे कुछ कराना चाहता है। उसके कथन और कार्यों में कुछ ऐसा समन्वय होना चाहिए कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो दूर से चलकर आए शिष्यों के मन में सहज रूप से संप्रेषित हो जाए। उनका दृढ़ विश्वास था कि किसी को अभिनय सिखाया नहीं जा सकता। अगर उसमें मूलतः रचनाशीलता के संस्कार हैं तो अभिनय के लिए सचेष्ट होने की रीति उसे अवश्य सिखाई जा सकती है। अपने अनुभव के आधार पर वे भली प्रकार जानते थे कि प्रतिभावना और लब्ध प्रतिष्ठ अभिनेता भी तभी अच्छा अभिनय कर पाते हैं जब वे अंतः प्रेरित हों। इसी प्रकार अपने शिष्यों में वे अंतः प्रेरणा को जगाकर उन्हें अभिनय की दिशा में अग्रसर होने की प्रक्रिया ही सिखाना चाहते थे। उन्हें रंग संस्थान में प्रवेश के विधि विधान का भी निरूपण किया है। उनका स्पष्ट कहना है कि जिन व्यक्तियों में अभिनय के प्रति सहज रुचि हो उन्हें ही परीक्षा के बाद प्रवेश दिया जाना चाहिए। उन व्यक्तियों के प्रवेश को उन्होंने सर्वथा निषेध किया है जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश के आधार पर विद्यालय में आना चाहते हों। उनका कहना था कि वे निश्चित रूप से अहम भावना से युक्त होंगे, गलत ढंग से कार्य करने का उनका स्वभाव होगा और सुरुचि के साथ वे कुछ भी नहीं सीखना चाहेंगे। अगर वे कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे तो भीतर से असमर्थ होने के कारण कुछ भी सीख पाना उनके लिए संभव नहीं होगा और उनकी कक्षा ही क्या, पूरी संस्था का अनुशासन
उनके कारण बिगड़ जाएगा। उनके दुष्प्रभाव से रुचि के साथ सीखने वालों को भी समुचित अवसर नहीं मिल पाएगा। रंग संस्थान की संकल्पना उन्होंने एक मंदिर के रूप में की है, उस देवस्थान के रूप में जिसकी भीतर की पवित्रता का आभास दिलाने के लिए उसके द्वार पर 4 शब्द सरलतर, सहजतर, सुंदरतर और उच्चतर विशेष रूप से लिखे गए हों। उनका आशय ये है कि रंग संस्थान में अत्यंत सरल रूप में सहज भावना के साथ अपने मन में सौंदर्य की चेतना को लिए हुए पवित्र मन से प्रवेश करना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रवेश करते समय छात्र अभिनेताओं के मन में सद्भावनाओं का ऐसा प्रबल प्रवाह होना चाहिए कि अगर किसी ने पहले आकर वहां किसी प्रकार का कूड़ा करकट भर दिया हो तो वो पूरी तरह से बह जाएं, बाहर निकल जाएं। आज के लिए बस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑडियो में।